वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आज टॉपिक हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर पीपल एंड रिसोर्स का पार्ट 3। आज हम इसमें बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। Sakal mother Sheila looked after the domestic children and helped her husband Bhuta in the field। हमें देखा जो हमारा सकल है उसकी मदर शीला घर के काम करती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी और अपने हस्बैंड बूटा चौधरी की फील्ड में मदद भी करती थी। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। सकल के जो भाई बहन थे जीतू और सीतू वो क्या करते थे, दिन भर खेलते रहते थे, इधर घूमते रहते थे। तो आप बताइए कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयमेंट? क्या आप उनको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे? इफ़ नॉट देन वाई? तो डिस्कवर करते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम तभी कहते हैं कि जो लोग एजुकेटेड हैं या जो लोग इस लायक हैं वो काम कर सकें एंड दे आर विलिंग टू डू वर्क, उनको ही अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एजुकेटेड है और स्किल्ड है पर वो काम नहीं करना चाहता तो हम उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे, हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाह रहे हैं एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, जो भी रेट है उस पर काम करने पर वो राज़ी हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड। और शीला जो मदर है सकल की वो बाहर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, वो सिर्फ घर में ही काम करना चाहती हैं। और जीतू और सीतू की बात करी गई तो वो बहुत ही छोटे हैं कि उनको हम वर्क फोर्स में ऐड भी कर पाएँ। तो हम क्या समझ सकते हैं कि वो क्या है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। ना शीला, ना जीतू, ना सीतू कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। इनमें से कोई भी जो है, किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयड हैं। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन, वर्कफोर्स की पॉपुलेशन जो लोगों की होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 15 ईयर्स से लेके 59, क्योंकि 15 ईयर्स से कम बच्चों को अगर काम करते हैं तो क्या होता है, इसको वर्क लेबर फोर्स के खिलाफ होता है कि हम छोटे बच्चों को काम पे नहीं रख सकते हैं। ये रूल भी है, हमारे गवर्नमेंट का भी जो है वो रूल है, लॉ है कि हम छोटे बच्चों को जो है वो काम पे नहीं रख सकते हैं। 14 ईयर्स तक तो वो एजुकेशन ही लेते हैं, उनको किसी भी तरह से काम पे आप नहीं रख सकते, ये इलीगल हो जाएगा। तो हमारी वर्क फोर्स में किसको हम, कौन सी पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं, जो 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक होते हैं। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन द एज ग्रुप। और जो सकल के छोटे छोटे भाई बहन हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते, उनका एज ही अभी कुछ नहीं है तो वो इसमें नहीं आ सकते और हम उन्हें अनएम्प्लॉयड भी नहीं कह सकते। अब बात करते हैं सकल की मदर की, क्या वो अनएम्प्लॉयड हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सकल की मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली, शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। वो किसी भी तरह से विलिंग ही नहीं है, उनको मन ही नहीं है कि वो घर के बाहर जाके जो है वो काम करें, पेमेंट लें उसके बदले में। शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो विलिंग नहीं है, वो चाह ही नहीं रही हैं, इसलिए हम उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। अब यहाँ बात आई है सकल के ग्रैंड पेरेंट्स की, भला वो स्टोरी में मेंशन नहीं किए गए हैं पर सिंपल सी बात है, ग्रैंड पेरेंट्स तो होंगे ही, तो हम उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जब हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास देखने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे पाई जाती है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में, गाँव में और शहरों में। However, the nature of unemployment differs। पर जो नेचर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत अलग होता है। कैसे अलग होता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में? जब हम गांव की बात करते हैं तो हमको सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सीज़न वाइज होते हैं। कुछ देखिए, जैसे आम का सीज़न आता है तो लोग जो है वो काम करने में लग जाते हैं, या पर्टिकुलर किसी सीज़न में जब वो काम करते हैं तो हम उसको सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है कि वो कर सकें। वैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है छुपी हुई, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो किस में होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे एक ही फैमिली के 5-6 लोग सब मिलके एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, चाहे उनकी ज़रूरत हो और चाहे उतने लोग की ज़रूरत ना हो। तो इसमें भी छुपी हुई बेरोज़गारी जो होती है हमें देखने को मिलती है। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो शहर लोग होते हैं, शहर के जो एरियाज होते हैं उसमें हम पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट को देखने को हमें मिलता है कि लोग पढ़े लिखे हैं, काम भी करना चाह रहे हैं पर उनको जॉब ही नहीं मिल रही। अब यहाँ बताया गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कब होती है, when people are not able to find job during some month of the year। जब हमारे यहाँ लोग कुछ मंथ्स ऑफ द ईयर में काम ही नहीं ढूंढ पाते
उनके पास काम ही नहीं होता, वो बेरोज़गार होते हैं। सिर्फ कुछ ही मंथ होते हैं जिसमें वो काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई जो है वो मैंगो की वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, मैंगो का बिज़नेस करते हैं, तो बस कुछ ही टाइम होता है जब वो मैंगो की सेलिंग करते हैं। उसके बाद जो जितने भी मंथ होते हैं वो क्या होते हैं, बेरोज़गार बन के बैठे होते हैं। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग होते हैं वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। दे आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रस्टिंग इज डन। कुछ ऐसे सीजन होते हैं जो बहुत बिजी होते हैं, जो सोइंग है, हार्वेस्टिंग का सीज़न है, वीडिंग का सीज़न है, तो इसमें बहुत बिजी रहते हैं। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। पर कुछ ऐसे भी मंथ्स होते हैं जब कुछ करने को नहीं होता, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं लोग, उनके पास कोई काम ही नहीं होता। अब बात करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। हमें लगता है कि लोग काम पे लगे हैं, क्योंकि एक ही फील्ड है, उसमें 5-6 लोग, पूरे लोग फैमिली के लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, तो भैया सब काम कर रहे हैं, सब एम्प्लॉयड हैं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वे दे फाइंड वर्क। उनके पास एग्रीकल्चर फील्ड होती है, प्लॉट होता है जहाँ वो काम कर रहे होते हैं। दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है सब फैमिली मेम्बर्स कर रहे होते हैं, उसी को डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट के अंडर लिया जाता है। वही लोग जो होते हैं छुपी हुई बेरोजगारी के जो होते हैं वो पार्ट होते हैं। द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल। अब ज़रूरत कितने लोगों की है, सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है। बट इंगेजेस 8 पीपल, पर सारी फैमिली लगी हुई है उसी काम में, तो कितने लोग लगे, 8 के 8 पीपल्स काम करने, चाहे ज़रूरत हो चाहे ना हो। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। अब हमें क्या पता चला कि 3 लोग एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज अदर। ये भी उसी प्लॉट में काम कर रहे हैं जहाँ पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली काम कर रही है। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। जो कंट्रीब्यूशन ये 3 एक्स्ट्रा पीपल कर रहे हैं कोई ऐड नहीं कर रहा है। जो 5 लोग काम कर रहे हैं उनमें 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, पर इससे कोई कंट्रीब्यूशन किसी तरह का नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं। तो द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। यूजलेस है इनका जो कंट्रीब्यूशन है, किसी काम का नहीं है। इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ फील्ड विल नॉट बी डिक्लाइन। अगर इन तीनों को हटा दिया जाएगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी में फील्ड की कोई भी तरह की कमी नहीं आएगी, काम वैसे ही चलता रहेगा, प्रोडक्शन वैसे ही चलता रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा में काम करेंगे का कोई यूज़ नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड हैं कैसे, पर हमें पता ही नहीं चलता। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, क्योंकि फील्ड में 5 लोगों की ज़रूरत है। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। और ये जो छुपे हुए जो 3 लोग हैं वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, इनका पता नहीं चल रहा, पर ये भी क्या है, ये भी बेरोजगार हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैव बिकम अ कॉमन फेनोमेना। ठीक है, जब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की, शहरों की बात करते हैं, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वही बहुत कॉमन फेनोमेना हमारे शहरों का है। मैनी यूथ विद मल्टीकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। मतलब ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, पर काम नहीं मिल रहा। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among multiculates। हमें देखने को मिला जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मल्टीकुलेट्स। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others। किसी में बहुत ज़्यादा manpower अवेलेबल है और किसी में बहुत कम, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skill required for economic growth। हमें देखने को मिलता है कि there is unemployment among technically qualified, जो technically qualified persons हैं उनमें हमें unemployment देखने को मिलता है एक तरफ, while there is a dearth of technical skills required for economic growth, और हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वेस्टेज के रूप में काम करता है। जब हमारी वर्क फोर्स अवेलेबल है, कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है, पर हम उन्हें काम ही नहीं मिल रहा, तो क्या है, वेस्टेज हमारे मैन पावर रिसोर्स का, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द कंपनी टर्न्स इनटू अ लायबिलिटी। अब जो लोग हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट के रूप में काम कर सकते हैं वो एक लायबिलिटी के रूप में हो गए। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। इससे क्या, जो हमारा यूथ है वो बहुत होपलेस हो जाता है, उनकी मोटिवेशन जो होती है वो कम हो जाती है। पीपल डू नॉट हैव इवन इनफ मनी टू सपोर्ट द फैमिली। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं होते। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट।
जो हमारी इनएबिलिटी है कि हम अपने पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं, इससे क्या है क्रिएट सोशल वेस्ट जो है वो उसको दर्शाता है, क्योंकि हमारी वर्कफोर्स एजुकेटेड है और वो काम करना चाह रहे हैं पर हम काम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सोशल वेस्ट है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, इससे क्या होता है हमारा जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, जो काम कर रहे हैं उन पे जो अनएम्प्लॉयड है उनकी जो डिपेंडेंस होती है वो भी बढ़ जाती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टिव, नेगेटिवली अफेक्ट होती है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है इंडिविजुअल्स की, ठीक है, सोसाइटी की भी। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in health status. जब एक फैमिली बहुत कम पैसे पे जी रही है तो क्या होगा, उसका हेल्थ स्टेटस भी अच्छा नहीं होगा, गिरता रहेगा। राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, और उनके बच्चे भी स्कूल में जो है वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, एजुकेशन भी नहीं ले पाएंगे। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकनॉमी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल ग्रोथ पे इकनॉमी की। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकनॉमी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर कम बढ़ रहा होता है कि हमारे का बेरोजगारों की जो रेट है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमारी इकनॉमी बहुत डिप्रेस है, इस समय बहुत ही लो पे चल रही है, हम इस लायक ही नहीं है कि अपने पढ़े लिखे लोगों को जो विलिंग है काम करने की उनको नौकरी दे सकें। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, ये हमारे रिसोर्सेज को जो है वो वेस्ट कर रहा है। विच कुड हैव बिन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिनको हम अच्छे से काम पे लगा सकते थे, अब हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर्स अ लायबिलिटी टू द कंट्री, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो क्या है, वो हमारी इकनॉमी की एक लायबिलिटी, एक बोझ के रूप में आ जाते हैं। इन केस ऑफ इंडिया, जब हम अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, स्टैटिस्टिकली तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी लो इनकम कमा रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी जिनकी लो है, उनको भी हम एम्प्लॉयड मान लेते हैं। दे अपीयर टू वर्क थ्रू द ईयर, वो पूरे साल काम करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। आपने देखा होगा बीच में न्यूज़ आई थी कि जो PhD स्कॉलर्स हैं वो भी क्या है, प्यून की जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी हद तक बढ़ गई है कि जो हमारा एक PhD स्कॉलर है, जो PhD डॉक्टरेट है, वो भी क्या कर रहा है, हमारे का जो प्यून की जॉब है, जो उसकी क्वालिफिकेशन से बहुत लो जॉब है, वो भी करने को तैयार है, मतलब इतनी मजबूरी है। और अगर मिल जाए तो हम कहेंगे भैया वो तो एम्प्लॉयड है, पर ये क्या होगा, ये किस तरह का एम्प्लॉयमेंट होगा, उनकी अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। वो जिस लायक हैं, जिस एबिलिटी के हैं, जिस स्किल्ड के हैं, उनको उस लायक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, और एज वेल एज उनकी इनकम भी उसी हिसाब से कम है। तो इसको तो हम सोचेंगे कि ये लोग एम्प्लॉयड हैं, पर एक्चुअली में ये किसकी कैटेगरी में आता है, अनएम्प्लॉयमेंट की। इसीलिए हमारे का जो स्टैटिस्टिकली डेटा निकलता है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के रेट दिखा रहे हैं कि कम है, पर एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे का पढ़े लिखे लोग अपनी कैपेबिलिटी से कम पे भी काम करने को रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही, कुछ तो करना ही है। द वर्क दैट आर परसुइंग, जो काम वो कर रहे हैं, सीम फोर्स अपॉन देम, उनके ऊपर फोर्स किया गया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस, उनको दूसरा काम चाहिए जो उनकी चॉइस का हो। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, जो गरीब लोग हैं वो खाली बैठ नहीं सकते। दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल, उन्हें कोई ना कोई काम ऐसा करना ही है जिससे वो कमा सकें, ठीक है, चाहे कितना भी पैसा मिल रहा हो, कम ज़्यादा, उनको काम तो करना ही, वो खाली नहीं बैठ सकते। दे अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सफिशिएंट लेवल, तो जो उनकी इनकम होती है, जो अर्निंग होती है, वो उन्हें बहुत ही लो लेवल पे रखती है, मतलब उनका किसी तरह खर्चा चल जाता है, ठीक है। दे अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सफिशिएंट लेवल। अब ये बात की जाती है कि मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड बाय, जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, इससे कैटेगराइज करते हैं कि हमारे यहाँ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में, खुद लगे हुए हैं लोग एग्रीकल्चर में, खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन तो नॉट एवरीबडी इज़ रियली नीडेड, पूरी की पूरी फैमिली लगी हुई है चाहे उनकी ज़रूरत ना हो, तो देयर इज़ डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। बट द इंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस, पर पूरी फैमिली उसे शेयर करती है जो भी प्रोडक्शन उनकी फील्ड में होता है। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेस रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर, इस वजह से जो हार्डशिप है वो हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो भी साथ में काम कर रहे हैं, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के तहत काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा,
पर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शेयरिंग होती है, तो उनको भी काम मतलब प्रोडक्शन जो है वो उसका हिस्सा मिलता है, तो उतना उनके ऊपर जो है भारी नहीं है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी, क्योंकि सब शेयरिंग उनकी फैमिली में उनको भी दिया जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। पर शेयरिंग तो कर रहे हैं, पर इससे जो गरीबी है फैमिली की वो कम तो हो नहीं रही। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम विलेज इन सर्च ऑफ जॉब। इसलिए हम देखते हैं जो एक्स्ट्रा लेबर होता है वो क्या करता है, अपना घर बार छोड़ देता है और दूसरी विलेजेस में, शहरों में जाता है जॉब ढूंढने के लिए। अब हम बात करते हैं एक साइनेरियो की, एम्प्लॉयमेंट के साइनेरियो की इन द 3 सेक्टर मेंशन अर्लियर। इससे पहले जो 3 सेक्टर दिए गए हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। इट इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसमें सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partially because of disguised unemployment discussed earlier. जो रिसेंट साल हैं उसमें हमें पता चलता है कि देयर हैव बीन डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्शली। जो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंस लोगों की होती है वो कम हो रही है क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड। अब जो सरप्लस हमारा 3-4 लोग जो एक्स्ट्रा काम करते थे वो चले गए हैं द सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले गए हैं। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर ऑब्जॉर्विंग। जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चर कारखाने होते हैं तो सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर या ट्रेजरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग। बहुत सारी सर्विसेज जो न्यू सर्विसेज है वो आ रही हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ रही हैं जिसमें लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर के थे ये इन सब में चले जा रहे हैं। हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो यहाँ पे दी गई है, जिससे पता चलेगा हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। ठीक है, विलेज की इकोनॉमी के लिए कैसे एसेट के रूप में लोग काम आते हैं। देयर वाज अ विलेज इनहैबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। इस विलेज में खूब सारे फैमिलीज रहती थी। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर। अपनी फैमिली के लोगों को खिलाने के लिए उनके पास इनफ था, इतना पैदावार हो जाती थी कि अपने लोगों को खिला सकें। ईच फैमिली मेट इट नीड्स बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। हर फैमिली की नीड्स कैसे पूरी होती थी, क्योंकि लोग अपने कपड़े खुद बनाते थे और अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा लेते थे। वन ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज। अब इन फैमिलीज़ में से एक ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को, लड़कों को कहाँ भेजेंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे। द बॉय गॉट इज एडमिशन इन द नियर बाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। उसको एडमिशन मिल गया जो उनके पास का एग्रीकल्चर कॉलेज था उसमें। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रीकल्चर एग्रो इंजीनियरिंग। ये भी एक तरह की जो होती है डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में सिखाया जाता है। सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वह एग्रो इंजीनियर बन गया एंड केम बैक टू द विलेज। वापस आया अपने विलेज में पढ़ लिख कर। ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लाग विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट। अब वो स्किल्ड हो गया, एजुकेटेड हो गया, तो उसने क्या किया, नए नए तरीके शुरू कर दिए जिससे कि जो हमारा व्हीट का यील्ड है उसको बढ़ा सके, पैदावार को बढ़ा सके। थस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड। एक नई तरह की जॉब जो एग्रो इंजीनियर की वो भी क्रिएट हो गई। एंड फील्ड इन द विलेज द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन द नियर बाय नेबरिंग विलेज। जो फैमिली होती है विलेज में वो अपने सरप्लस को एक्स्ट्रा वो नेबरिंग विलेज में जाके बेच देती हैं। दे अर्न गुड प्रॉफिट। उससे क्या हुआ, उनको प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। विद दे शेयर अमंग देमसेल्फ, जो उन्होंने आपस में बांट लिया। अब क्या हुआ, उस फैमिली में जो कि जिनका बेटा गया था, पढ़ लिख के आया, एग्रो इंजीनियर बन के आया, उनकी फैमिली में जो उसकी नई टेक्निक्स थी उनकी वजह से जो ईल्ड है वो ज़्यादा हो गई। और जो जब ईल्ड सरप्लस में आ गई तो उन्होंने जाके नियर बाय विलेज में उसको बेच दिया। उससे उनको प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को उन्होंने आपस में बांट लिया। इससे क्या हुआ, इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम दे हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस, इस सक्सेस से ऑल द फैमिलीज, सारी फैमिली जो विलेज की थी, कुछ समय बाद उन्होंने एक मीटिंग करी विलेज में। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन। तो उनको भी अपने बच्चों के लिए जो अच्छा फ्यूचर चाहिए था। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। उन्होंने पंचायत से कहा कि हमारे का एक स्कूल को ओपन करिए। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। उन्होंने पंचायत को ये भी कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन द स्कूल। अब पंचायत ने क्या किया, गवर्नमेंट की मदद के साथ एक स्कूल खोल दिया। आ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाय टाउन। और पास के शहर से एक टीचर को वहाँ रिक्रूट कर दिया गया। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। अब सारे बच्चे क्या थे, स्कूल जाने लगे। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर। ठीक है, कुछ समय बाद जो फैमिलीज थी उनमें से एक फैमिली ने अपनी बेटी को जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया।
टेन टू हिज डॉटर इन टेलरिंग में टेलरिंग सिखाने लगी। शी स्टार्टेड स्टिचिंग क्लोथ फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द विलेज। अब वो क्या कर रही थी, जब उसने ट्रेनिंग सीखी तो उसने सारी फैमिली जो थी उनके लिए जो है वो क्लोथ बनाने लगी, विलेज की जितनी फैमिलीज थी। फॉर एवरीवन नाउ वांटेड टू बाय एंड वियर वेल टेलर्ड क्लोथ। अब पहले की तरह नहीं कि खुद ही कपड़े बना लिए, अब उनको अच्छे सूटेड बूटेड कपड़े जो हैं वो वेल टेलर्ड क्लोथ पहनने लगे, उन्हें खरीदने लगे। थस न्यू जॉब, अब नई जॉब का क्रिएशन हो गया। दैट ऑफ अ टेलर वॉज क्रिएटेड। टेलर की जॉब का क्रिएटेड हो गया, जैसे एग्रो इंजीनियर की जॉब का हुआ था वैसे अब टेलर की भी मांग होने लगी। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, इसका एक और पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। द टाइम ऑफ द फार्मर इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ वॉज सेव्ड। अब लोग दूर दूर कपड़ा खरीदने जाते थे, उनका समय बचने लगा। एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड द यील्ड ऑफ द फार्म वेंट अप। अब क्योंकि जो समय जो आलतू फालतू हमारा कपड़े खरीदने में जाता था वो बचने लगा, तो फार्मर जो थे अपने फार्म में बहुत अच्छे से काम करने लगे, इससे उनकी यील्ड बढ़ने लगी। द यील्ड ऑफ द फार्मर वेंट अप। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ये बिगिनिंग थी। द फार्मर्स हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम। अब देखिए कंज्यूम मतलब जो हम कंज्यूम कर कंजम्पशन जो हमारा होता है उससे ज़्यादा इनकी कहाँ पैदावार होने लगी, इनके पास ज़्यादा होने लगा। द फार्मर हैड मोर देन वॉट दे कुड कंज्यूम। जितना कंज्यूम कर सकते थे उससे ज़्यादा उनके पास अवेलेबल होने लगा। नाउ दे कुड सेल वॉट दे प्रोड्यूस टू अदर हु केम टू द विलेज मार्केट। अब जो विलेज मार्केट था उसमें अब वो बेच सकते थे जो उनके पास एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था, प्रोडक्शन होता था। तो नाउ दे कुड सेल वॉट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू विलेज मार्केट्स। विलेज मार्केट में जो आता था उनको बेच सकते थे। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द बिगनिंग। ये वही गाँव है जहाँ पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। हैड मैनी, अब यहाँ बहुत संभावना है। कैसे, अब यहाँ टीचर की ज़रूरत है, टेलर की ज़रूरत है, एग्रो इंजीनियर की ज़रूरत है, और ऐसे ही करते करते बहुत से जो सर्विस सेक्टर होता है या जो भी हमारी ज़रूरत होती है वहाँ यहाँ पे उनकी जॉब अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आ गई। This was the story of a simple village where the rising level of a human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activity. ये वही गांव है छोटा सा सिंपल सा जहाँ पे सब फैमिली सब उसमें लगी थी अपने काम में, और आपस में जो था वो जो भी एग्रीकल्चर होता था उनमें आपस में शेयरिंग हो जाती थी। पर जब एक बच्चे को उन्होंने जो है वो एग्रो इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा और जब वो वापस आया उससे यील्ड बढ़ी तो क्या हुआ, बाकी लोगों ने जो है वहाँ पे स्कूल खोला और बच्चों को वहाँ पढ़ाया, तो एजुकेशन सेक्टर बढ़ा, उनकी जो स्किल थी वो बढ़ी, एजुकेशन बढ़ी, उससे उनकी जो थी वो और ग्रोथ हुई उस विलेज की। फिर उन्होंने देखा कि अपने लड़की को जो है उन्होंने स्टिचिंग सिखाई, टेलरिंग सिखाई। इससे क्या हुआ, जो क्लोथ बाहर जाके ख़रीदते थे, खर्चा करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, वो भी बचने लगा। लोग अब अपने गांव में जो है वो और ज़्यादा फार्म्स में काम करने लगे, तो जो उनकी पैदावार थी वो भी बढ़ने लगी क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, उतना टाइम जो अपने फील्ड में लगा रहे हैं। तो अब देखा हमने कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुल गए, इनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गांव में आ गई। हमें इनके टीचर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि स्कूल खुला हुआ है, टेलर, एग्रो इंजीनियर और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जॉब जो है उनकी कहाँ क्रिएट होने लगी। तो हमें देखा दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो राइज हुआ, enabled it to evolve into a place। तो ये कैसी जगह बन गई, विथ into a place rich with complex and modern economic activity। यहाँ पे बहुत तरह तरह की कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो प्लेस होने लगी, यहाँ पे होने लगी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ पे जो है वो होने लगी। हमने देखा विलेज जो है वो ग्रो कर गया और इसकी जो पहले के मुकाबले अब इसका स्टेटस जो था वो और अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल जो है वो उसका जो लेवल था वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया हो, समझ में आया हो। इसके तीनों पार्ट आप अच्छे से देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो मैंने पहले बना दिया है पार्ट 2 तक, उनकी लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी। आप वहाँ से जाके उन दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया हो अच्छे से समझ में आया हो। आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरी वीडियोस भी देखिए उसको भी जाके लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर लिखिए क्योंकि इट मोटिवेट्स मी अलॉट कि आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, डू विजिट अगेन, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।